प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहूँगा और इस हिस्से में बात की जाएगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात पे, और सेहत में भी जो सबसे अहम एक मामला और मसला है वो आपकी नफ्सियात से जुड़ा है। इस सेगमेंट को करने का मकसद क्या है? वैसे तो हम सारे ही अपने सेगमेंट्स में आपकी सेहत के हवाले से कोशिश करते हैं ज़्यादा गुफ्तगू करें, और उसमें जो आज का ये सेगमेंट है उसकी नौइयत इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें आपकी नफ्सियात से जुड़े जो मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में ये बात उन तक पहुंचाई जाए, अवेयरनेस उनको दी जाए कि जो नफ्सियात से जुड़े मामलात हैं ये सिर्फ पागलपन तक महदूद नहीं हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं इंसान के साथ, उसके जिस्म को लाहक होती हैं। सर के दर्द की मिसाल लीजिए, वो कोई भी आपको सर का दर्द है वो ये लाजमी नहीं है कि वो ट्यूमर या खुदा ना करे और कोई मोहलिक मरज़ हो सकता है बहुत छोटी सी वजह से भी आपको सर में दर्द हो रहा हो, किसी शोर की वजह से या और किसी ज़्यादा सोचने की वजह से, तो उसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। इसी तरह नफ्सियात के जो और दीगर मामलात और मसाइल हैं वो पागलपन नहीं है। कोई बहुत ही कोई अगर किसी के साथ सीरियस नौइयत का मामला और मसला सालों से चला आ रहा है तो यकीनन वो उसका शिकार हो सकता है, ताहम वो भी काबिल इलाज है। तो सेगमेंट करने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई मसला दरपेश है तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है, और इसका इलाज किसके पास है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। डॉक्टर शफीक यासीन एक माहिर नफ्सियात हैं। नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल के ऊपर आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहे, मुख्तलिफ बड़े बड़े हस्पतालों में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, और आप पाकिस्तान में हैं। शहर कराची में एक नफ्सियात के हवाले से जो एक हस्पताल है बड़ा मशहूर, उसके साथ आपकी वाबस्तगी है, यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ आपने मुख्तलिफ किताबें भी तहरीर की हैं इंसान की नफ्सियात के हवाले से। डॉक्टर शफीक यासीन हमारे मेहमान हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मसाइल हैं, हमारी कोशिश काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं, लोगों को ये बात समझ में आना शुरू हो गई है कि नफ्सियात से जुड़े सारे मामलात पागलपन नहीं है। अब सवाल ये आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, और उसकी वजह ये है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे अर्ज़ किया, कि इसमें कोई भी इससे महफूज नहीं है। एक इकनॉमिक सिचुएशन, एक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा जब प्रिवेल करने लगे, टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द पाई जाती है। आप एट टाइम्स उससे ख़ुद को महफूज नहीं रख पाते। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसमें फिर अगर इजाफा होता चला जाए तो वो सुसाइडल थाट्स तक लोगों को आना शुरू हो जाते हैं, और फिर इवेंचुअली आप सोसाइटी में जो वाक़यात देख रहे हैं उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा ज़रा आज इसके ऊपर बात की जाए कि इसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप इसका शिकार हो चुके हैं तो फिर कैसे इसको ठीक किया जाए, आपसे कैसे रुजू किया जाए, कैसे या किसी भी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, उस बैरियर को कैसे तोड़ें। कि एक तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैं आपके पास जाता हूँ तो पीछे लोग कहेंगे कि इसके साथ कोई पागलपन का मसला है, इसलिए नफ्सियात के डॉक्टर के पास जा रहा है। अगेन वहीं से बात शुरू होती है। चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से इस सवाल को समझने के लिए पहले तो ज़रूरी है कि क्या एक इंसान डिप्रेस या मायूस फील कर सकता है। जी हम सब कभी न कभी किसी न किसी पॉइंट पे मायूसी महसूस करते हैं। राइट। तो मायूसी महसूस करना या डिप्रेस फील करना नॉर्मल है। राइट। किसी को मायूस होना मतलब होने का मतलब ये नहीं है कि उसको बीमारी है या डिप्रेसिव इलनेस है। डिप्रेसिव इलनेस जब हम डायग्नोज करते हैं तो उसकी वजह होती है कि एक तो कम से कम वो 3 से 4 हफ्ते के लिए मौजूद है। वो इस लेवल पे मौजूद है कि वो उसकी फंक्शनिंग पे, उसके काम पे, उसके रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट कर रही है। वो अंदर से खुश नहीं है और वो समझ रहा है कि मैं नॉर्मल से काफ़ी नीचे की तरफ आ गया हूँ।
एक तो ये रेंज ऑफ अलामात ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं, पूछते हैं, मालूम करते हैं और उससे पेशेंट के थ्रू या फिर उसके चाहने वालों के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू, वाइफ या फादर या भाई बहनों के थ्रू मालूम करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट है उसमें, जो आज से 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले या कुछ महीनों पहले नहीं थी। एक तो ये। दूसरा ये कि उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। क्या डिप्रेशन बगैर किसी वजह से है कि वो उसकी सोशल सिचुएशन, इन्वायरमेंटल सिचुएशन, रिलेशनशिप, वर्क वगैरह, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो अभी भी सिक्योर है फाइनेंशियली, कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं है, कोई अब्यूज़ नहीं है, कोई इमोशनल इश्यूज़ नहीं है, लेकिन बगैर वजह के खुद ब खुद अचानक से वो मायूस फील करने लगा है। एक ये एस्पेक्ट है डिप्रेशन का। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सोशली, इन्वायरमेंटली, इमोशनली कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है उसके साथ पिछले कुछ महीनों में या हो सकता है साल में, जिसने उसको डिप्रेशन की तरफ धकेला है। और इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना इसलिए चाह रहा हूँ कि वो हम डिसाइड किस तरह से करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है पेशेंट को और किस हद तक पेशेंट डिप्रेस है, उसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो पेशेंट जो बगैर वजह के डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, जहाँ एनवायरमेंटल, सोशल, इमोशनल कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ ज़्यादातर फिज़िकल डिप्रेशन होता है। फिज़िकल डिप्रेशन से मतलब है कि उसके दिमाग के अंदर ऐसे न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, जो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं, जैसे सेरोटोनिन है, नॉर्ड्रेनालिन है। और वो उसकी जो है ट्रीटमेंट बेसिकली मेडिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो मेडिकेशन जो वो लेगा वो इन न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगी, हेंस वो डिप्रेशन से निकलेगा, मायूसी से निकलेगा। जहाँ एनवायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स हैं या इमोशनल इश्यूज़ के साथ ट्रॉमा, अब्यूज़ वगैरह आते हैं, किसी की जॉब चले गई, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, कोई बहुत किसी के करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई, वो अगर डिप्रेशन में जा रहा है और नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो अगर माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में डिप्रेशन है तो वो टॉकिंग थेरेपी से निकल सकता है। उसको ज़रूरत है कि करीबी दोस्त, उस्ताद, माँ बाप, ये जिसको वो कन्फाइड कर सकता है, जिससे वो बात कर सकता है, मशवरा कर सकता है, उससे बात करे, वेंटिलेट आउट करे और समझने की कोशिश करें कि कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं जो मुश्किलात लेके आती हैं। हर इंसान के साथ ऐसा वक्त आता है और उससे निकलना ही सब्र, रेजिलियंस और इसके थ्रू वो निकल सकता है वक्त के साथ। ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकता है जिससे डिप्रेशन कम हो, वो ऑक्यूपाई हो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, डिस्ट्रैक्शंस में जाएं, आज पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस में, ताकि अपने आप को ऑक्यूपाई रखे और फिर साथ में शायद दवाइयों की ज़रूरत हो और वो कंजंक्ट साइकोथेरेपी के साथ भी दी जा सकती है। तो ये तो फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन हो गया और साइको सोशल एस्पेक्ट हो गया डिप्रेशन का। जहाँ तक अलामात का ताल्लुक है, इतनी रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं और उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और मेन कॉमन जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, जो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन, वो ये कि वो मायूसी तो फील कर रहा है, साथ में वो इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है जैसे उसकी जिस्म में जान ही नहीं है, उसको दिल नहीं चाहता लोगों से बात करने का, किसी जगह मिलने का, लोगों से मोटिवेशन उसकी बहुत लो हो जाती है, कंसंट्रेशन लेवल्स उसके सही नहीं होते, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है, स्लीप जो उस पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आता है कि उसको या नींद सही नहीं आती, देर से सोता है, बार बार जागता है या जल्दी उठ जाता है वक्त से पहले, भूख कम हो जाती है, वेट गिरता है और साथ में नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं, पास्ट के हवाले से, प्रेजेंट के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से। गिल्ट है, ब्लेम है, अपने आप को सोचना कि मैंने ये काम गलत किए थे, मैं कसूरवार था, हर चीज़ नेगेटिव पेसिमिस्टिक ले रहा है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनको ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यासिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, यही आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं?
अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो, और डॉक्टर साहब को देख के मेरे जहन में बहुत सवाल आते हैं। जी जी प्लीज। और यकीन करें कि मैं इनसे इतनी बातों से इम्प्रेस हूँ, मेरा दिल चलता है इनसे मुलाकात भी करूँ। जरूर कीजिए, जरूर। असल में देखिए बात ये है कि जो आदमी इंसान की डेप्थ को समझता है ना चीजों को, तो वही एक जाहिर मशवरा भी सही है, वही डॉक्टर अच्छा होता है। मैं इनसे, मेरा एक दो सवाल हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक तो ये सवाल है कि जो अभी इन्होंने खुद भी कहा कि देखिए आपके इर्द गिर्द मेरे घर में कोई आदमी, कोई मेरा बेटा, बहन, भाई, कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या किसी वजह से। आजकल तो बच्चे भी, यानी अगर इतनी उनको प्रेशर होता है कि अगर उनके नंबर अच्छे ना आए तो उनको इतना वो प्रेशराइज किया जाता है कि वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक तो अगर आप कोई भी घर में कोई आदमी कोई डिप्रेशन में, तो उसके बिहेवियर में यकीनन चेंज आती है। तो आप सबसे बड़ा काम ये कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन पर नजर रखें कि भाई इसमें अगर चेंजेस आ रही हैं, बिहेवियर में चेंज आ रही है, तो पहले तो खुद भी कोशिश करें, अगर नहीं समझ रहा तो जाहिर है किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाए उसका। दूसरी बात है कि डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हमारे यहाँ पेरेंटिंग का बड़ा फुकदान हो गया है। अब ये हो गया कि बच्चे से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसे कोर्सेज कंडक्ट कराएं जिसमें कुछ पेरेंट्स को लाएं, उसमें नॉमिनल आप चार्जेस रखें, ताकि एक माशरे में एक चीज हो सके, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं तो उनको ये समझा सकें कि बच्चों की नफ्सियात को समझना कितना जरूरी है। अगर बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको डांटने के बजाय उसकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड किया। एक तो ये, दूसरा एक आखिरी सवाल, इतनी लंबी का बात होगी यासिर, एक तो जो माइंड साइंसिस के जो मास्टर्स हैं और आपकी फील्ड में क्या फर्क है? व्हाट इज माइंड साइंसिस एंड व्हाट इज साइकियाट्री? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? वेरी गुड याया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एवरी नाउ एंड देन इस मामले पर बात होती रहती है, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात हो रही थी कि जो पेरेंटिंग का रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर। वो जो हमें आज जो कैरेक्टर्स अपने इर्द नज़र आ रहे हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो लैग बिहाइंड करती है वो यही है कि उन तरबियत सही नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एक और वो यही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं कि ये जो माइंड साइंसेस वाला आजकल चक्कर आपको पता है, इसको कंट्रोल करना सिखाया जा रहा है नॉल, और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क हो सकता है आपकी फील्ड में, और उसमें कितना फ़र्क है? प्लीज़ मैं चाहूँगा इसको एलैबोरेट भी करें और इसका जवाब भी दीजिए। जी, पहली चीज़ तो ये मैं रिपीटेडली कहता रहा हूँ बहुत से प्रोग्राम्स में कि पेरेंट्स का रोल जो है साइकियाट्री में वो बहुत बहुत वाइटल है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि जैसे अगर सिर्फ भी आपको गाड़ी चलानी है तो एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पेरेंट्स बनने से पहले एक्चुअली पेरेंट्स को लाइसेंस लेने की ज़रूरत है कि वो पेरेंट्स बनने के काबिल हैं भी कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप बच्चों को ब्रॉटअप कर रहे हैं और आप सही से उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छी बात, या उनको टाइम नहीं दे पा रहे, तो बेसिकली आप फ्यूचर के और नफ्सियात के प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। और नफ्सियाती पेशेंट्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। बच्चों को पनिश करना भी गलत है, बच्चों को खुली छूट देना भी गलत है। एक म्याना रवि में आके बच्चों को एक बाउंड्रीज में लेते हुए समझाने की ज़रूरत है, लेकिन समझाने के साथ साथ उनको ये बताना कि ये चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, ये चीज़ सही है तो क्यों सही है, एक्सप्लेन करते हुए उन पर नज़र रखना और उनको उस डायरेक्शन में लेके चलना कि जहाँ वो तरक्की कर सके। हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों से कि वो हमेशा पास ही हों, सक्सेसफुल ही हों। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब मैं डॉक्टर हूँ, ज़ाहिर है मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आके एक पॉइंट पे जब मैं पहला पार्ट दे रहा था MRC साइक का, तो मैं पहली दफ़ा फेल हो गया। और मैंने डिसाइड किया कि जाके एक अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा डिनर किया जाए। तो मेरे दोस्तों ने काफ़ी कहा, भाई क्या कर रहे हो भाई, आज तो तुम फेल हुए, तुम आगे डिनर करने जा रहे हो। तो मैंने कहा आई एम सेलिब्रेटिंग माई फेलियर। तो मैं वाई सेलिब्रेटिंग योर फेलियर? मैंने कहा देखिए, जिसको अपनी शिकस्त जो है वो सेलिब्रेट नहीं करनी आएगी ना, वो कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता। वंडरफुल। और मैं फिर फेल हुआ सेकेंड दफ़ा भी उसके बाद, और थर्ड टाइम पास हुआ। मैं MRC साइक की बात कर रहा हूँ, मेंबरशिप का एग्जाम था पार्ट 1 का। पार्ट 2 मैंने पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम है इसके, ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी इम्तिहान में हर दफ़ा पहली दफ़ा पास हों या फर्स्ट डिस्टिंक्शन या गोल्ड मेडल ही ले रहे हों। अच्छे फेल होते हैं, फेल होना आना चाहिए आपको। आपको ये नहीं कि आप जानबूझ के फेल हो रहे हैं, आपने कोशिश पूरी करनी है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि मैं अच्छे से अच्छा पास कर जाऊँ, अच्छे रिजल्ट्स ले आऊँ। लेकिन जब आपने अच्छी नीयत से अच्छी कोशिश कर ली, दैट्स ऑल यू कैन डू। उसके बाद अगर रिजल्ट सही नहीं आता तो फिर आपको फिर उठना है, फिर से कोशिश करनी है।
और यही हमें अपने यंगस्टर्स को सिखाना है कि अगर वो हार मान जाएंगे एक ही शिकस्त से, तो ज़िंदगी जो है ना वो शिकस्त एक उसका का वो नहीं है नाम कि आपने एक ही बैटल लड़नी है। इट्स एन ऑन गोइंग वॉर जो आप लड़ रहे हैं अपनी लाइफ टाइम के लिए, और आगे भी बहुत सी मुश्किलात आएंगी। तो पहली मुश्किल से डर के आप हार गए तो फिर आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक माइंड साइंस का ताल्लुक है और साइकाइट्री का ताल्लुक है, साइकाइट्री जो है ना it's something where you lose control over your emotions, your thoughts, your perception. वो आप ऐसे पॉइंट पे चले जाते हैं कि you need a specialist जो आपको सुन सके, आपको गाइड कर सके, आपको डायरेक्ट कर सके कि क्या ऐसी ट्रीटमेंट है, ये क्या ऐसी एडवाइस है जो आपको उस मुश्किल से निकाल सके। ठीक है। माइंड साइंस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। इसमें आपको बेसिकली खुद कई चीज़ों से डील करना है, कुछ समझना है, उसमें आपके ऊपर आपका कंट्रोल है। लेकिन साइकाइट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम यू लूज दैट कंट्रोल, अदरवाइज यू डोंट एंड अप कमिंग टू अ साइकाइट्रिस्ट। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ जगह पर आकर इंसान जो अपनी जहनी सलाहियतें इस्तेमाल करता है, खुद से ओवरकम करने की कोशिश करता है। मैं बहुत सारी चीज़ें यकीनन जानता हूँगा जो दिमाग को ठीक रखने के लिए, सोच के तरीके को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मगर एक टाइम पर आकर जब मैं वो इस्तेमाल करना भूल जाता हूँ या मेरा जहन साथ नहीं दे रहा होता, तो उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब से कुछ देर पहले यकीन कीजिए यही मौजू ज़ेर बहस था कि जब आपके चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी पाई जाती हो कि जब टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, ड्रामास के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ख़बरों के ज़रिए आपको सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आ रही हो और वो सेल की जा रही हो, तो फिर आपके लिए उससे बचना मुश्किल होता है। लामहला उसका इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ जाकर मैं फिर अपना कंट्रोल लूज़ कर जाता हूँ। फिर यहाँ से एक साइकियाट्रिस्ट का काम शुरू होता है। ऐसा ही है जी। मैं इससे पहले अपने ही बारे में ये बात कर रहा था कि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, यहीं रहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें फेस करना होती हैं। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, जब वो तरीका मिस कर जाता हूँ, वो टेक्निक भूल जाता हूँ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और फिर उससे मुझे मदद मिलती है। बहरहाल बख्श, ये ओवर थिंकिंग रहते हुए बच्चे, आजकल में उनसे इंटरेक्शन रहता है, उनको कुछ क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी जब बढ़ जाती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ख़ास तौर पे जो एज ब्रैकेट है जिसमें 20 साल से लेके 25 या 26 साल तक की उम्र पाकिस्तान में है, जो करियर के हवाले से बड़ी डिसाइसिव समझी जाती है। यहाँ पर अगर कोई अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर एक बच्चा जो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, उसको सबसे ज़्यादा ये सुनने को मिलता है कि तुम इतने बड़े हो गए, अभी तक काम करने नहीं शुरू किया, अभी तक तुम्हारे जितने बच्चे और दीगर इतनी जॉब कर रहे हैं, उसका बेटा इतना कमा रहा है, उसका बेटा बैंक में है, वो ये कर रहा है, उसके पास गाड़ी है, एंड व्हाट डू यू हैव। वो बच्चे को तबाह करके रख देता है। ये बच्चे जो देख रहे हैं यही ड्रग फिर इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर ये बेचारे बहुत सारी परेशानी में फंस जाते हैं। कैसे इनको काउंटर किया जाए डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे ऐसे? डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और सोशो इकनॉमिकली हमारा मुल्क इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है। सेइंग दैट ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है एज अ पब्लिक कि हम ये चीज़ें चेंज कर सकें। हम वही चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। अच्छा, इसको नेगेटिव ले के और एग्जिजरेट करना भी नेगेटिव है, इसलिए कि आप फिर और डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ा रहे हैं। मीडिया पे मैं थोड़ा सा ये तनकीद करना चाहूँगा कि वो या तो बहुत ही ड्रामेटाइज करके न्यूज़ दिखाता है कि एक अच्छा भला इंसान भी एंजाइटी या डिप्रेशन का मरीज़ बन जाए अगर वो रेगुलरली न्यूज़ सुनता रहे, मैं समझता हूँ। दूसरा ये जहाँ तक हमारे ड्रामे चल रहे हैं और जो लोगों को दिखाया जा रहा है वो सास बहू के अराउंड और उसी के अराउंड फिर रहे हैं। एक लड़की जो गरीब ख़ानदान से है, शायद वो सो के उठती तब भी उसके लिपस्टिक और मेकअप इतना भरपूर लगा होता है और बाल उसके ऐसे बने होते हैं जैसे वो मैं बाहर की मूवीज़ भी देखता रहा हूँ और पाकिस्तान की मीडिया को भी देखता हूँ, लेकिन वी आर फार अवे फ्रॉम रियलिटी। तो हम रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं बिल्कुल ऐसा किसी तरह से, और जो आम हमारी सादा पब्लिक है वो इसको देख के समझती है कि शायद दिस इज़ द रियलिटी।
हु नोज़ कि वो ज़ाहिर है हर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में तो नहीं रहे हैं, कई लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में उनके अंदर भी हसरतें होती हैं, देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ जा रही हैं, बड़े बड़े महल हैं, 1000 नौकर चाकर हैं। अब लगता है कि वी आर एक्चुअली अ वेरी रिच कंट्री। अगर हम अच्छे ड्रामे देख लें तो बड़े महल में जिस तरह से दिखाते हैं, तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट रियलिटी। हमें रियलिटी बेस्ड होना पड़ेगा। हमें इस बात पे भी रियलिटी में आना पड़ेगा कि जहाँ हमारे यंगस्टर्स हैं वो एजुकेशन जो ले रहे हैं साथ में वो उनकी स्किल्स क्या हैं। मैं समझता हूँ मुझे आज अगर अच्छा प्लम्बर चाहिए या अच्छा कारपेंटर चाहिए या अच्छा इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो या तो मुझे एक ही आदमी कहता है यार मैं 3 in 1 हूँ, आई एम इलेक्ट्रिशियन एज वेल एज अ प्लम्बर एंड आई कैन डू कारपेंट्री एज वेल, वो हर चीज़ करने को तैयार होगा, लेकिन वो एक चीज़ में भी माहिर नहीं होगा। शायद 2-3 काम सही करके जाएगा, 1-2 काम गलत करके चलेगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या ऐसा स्किल प्रोग्राम है कि जहाँ हम प्रॉपर प्रोफेशनल प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियंस या कारपेंटर्स या लेबर बना रहे, क्योंकि इनकी ज़रूरत है। वी नीड दीज पीपल। अगर मैं समझता हूँ मुझे कोई अच्छा आज मिल जाए ना प्लम्बर, एंड आई वुड रिकमेंड हिम टू मैनी फ्रेंड्स, और कहूँगा यार हमारे हॉस्पिटल है वहाँ पर रेगुलरली तुम ही आया करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक विद इन द लास्ट ईयर वी हैव चेंज 4 or 5 प्लम्बर्स। हम किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं रहे हैं, किसी ने भी एक तरीके से काम सही करके नहीं दिया। मतलब जो भी काम था वो बेसिकली वहीं का वहीं है, वो रिजल्ट होता है 1-2 महीने का पैचअप वर्क होता है, फिर वही रिपीट होके सही से ट्रीट नहीं किया जाता। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या लड़कों के पास या यंगस्टर्स के पास जिनके पास टाइम है, क्या वो इस तरह की स्किल्स पे काम कर रहे हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन पे, नॉलेज पे, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं? क्योंकि देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ एजुकेशन नाउ। टाइम वेस्ट बहुत किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे को बोल बोल के बढ़ाई जा रही है, और फिर एंड ऑफ द डे कई लोग ये सोचते हैं कि बैठ के कुछ ना करना ही बेहतर है, और टाइम का ज़िया, और इस तरह हमारी पूरी कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है। पेशेंट्स आते हैं, ठीक हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पास तो काम नहीं है। एंड मैं समझता हूँ कि एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि एक लड़का था, वो उस पर मुझे काफ़ी, वो अब बेचारा अच्छा रीजनेबली पढ़ा लिखा था, एंड आई ऑफर्ड हिम अ जॉब, जबकि हमारे पास जॉब की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो तुम ऐसे करो, आ जाओ, आई विल पे यू 24,000 a month। तो कह रहे नो आई विल नॉट वर्क अनलेस आई विल गेट 32,000 a month। जो काम करने से पहले वो मुझे कह रहा था कि आई नीड मनी, मेरे पास किराए देने के पैसे नहीं है, और माई वाइफ इज़ नॉट वर्किंग, आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी। मैंने अपने सैलानी में किसी जगह पे अपने कार्ड NIC जमा कराया है, वो मुझे उन्होंने थोड़ा सा लोन दिया है, आई कांट गेट माई ID कार्ड बैक। इतनी हद तक डिफ़िकल्टीज़ में था कि वो, और जब उसको जॉब ऑफर हुई तो कहेंगे नहीं मैं इससे कम तो काम नहीं करना चाहूँगा जी। तो बात ये भी है ना कि इफ़ यू आर रियली सो फ्रस्ट्रेटेड, आप क्यों काम नहीं कर सकते थोड़े कम पैसों पे सही, लेकिन एटलीस्ट यू विल लर्न समथिंग, राइट, और यू विल गेट अ न्यू स्किल, और साथ में ये कि आपको सैलरी भी मिल रही है। एग्जैक्टली। तो ये भी हमारा दूसरा एस्पेक्ट है। हम एक तरफ तो देखते हैं, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या हम मेहनत करते हैं, क्या हम सच बोलते हैं, क्या हम डिस्क्लोज जो कर रहे हैं दूसरों के सामने वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। और थोड़ी मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छी कौमें बनती ही मेहनत से हैं, सीखने से है, तभी तरक्की करती हैं। बहुत अच्छी बात है, और इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब भी हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन जो है वो रही है। जो इन मामलात को फेस कर रहे हैं वो यकीनन डॉक्टर साहब की बातों से बहुत सारे हिंट्स आपको मिले हैं। इसको ओवरकम करने में आपको मदद मिलेगी, इसके बारे में सोचिए ज़रूर। और एक वक्फा मैं ले रहा हूँ, और उसके बाद जब वापस आऊँगा तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखूँगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर शफीक यासीन इज़ हेयर विद अस, और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इंसान की नफ्सियात के हवाले से। बातें समझना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, बहुत सारे लोग शायद इसको नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, बट सोचिए ज़रूर इसके बारे में जितनी बात समझ में आती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आती हो तो हमें ज़रूर बताइए।
फ़ोन कॉल कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा थोड़े दिन में कोई एक व्हाट्सएप का, लोगों ने अक्सर कहा है कि कोई नंबर चला दें, ताकि व्हाट्सएप में अपना पर्सनल व्हाट्सएप तो नहीं शेयर कर सकता, बट ऐसा कोई ज़रूर एक वो बना लेता हूँ, ताकि उसके ऊपर लोग जो है वो मैसेज कर सकें और फिर उसके बारे में बात कर सकें। क्योंकि यकीनन बहुत सारी बातें नहीं अगर समझ में आ रही तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आती, ये कोई कमज़ोरी नहीं है। तो इसको कोशिश करें, जितनी बात समझ में आती है यकीनन इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। डॉक्टर साहब, स्पीकिंग ऑफ ओवर थिंकिंग, ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। अभी आपने बताया कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। दूसरा ये कि ये जो हेल्थ है ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, इन्वायरमेंट का असर लेती है, फिर आप इसका शिकार होते हैं, टूट जाते हैं। लोग बहुत सारी चीज़ों की केयर कर रहे होते हैं बट कहीं हेल्थ की केयर नहीं कर रहे होते। हो सकता है ये भी कोई साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट कर दे या कोई डिसऑर्डर बॉडी के अंदर हो जाए। वो जब बीमार होता है तो आदमी बहुत सारी चीज़, उल्टी ही चीज़ें फिर सोचना शुरू करता है। तो क्या ये मैटर करती है? इन सम एक्सटेंड इसको भी ठीक रखना, ऑर्डर में रखना ज़रूरी है, इसके ऊपर तो काम किया जा सकता है। बट वो लोग कहते हैं जी होता नहीं है, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसको मैनेज कर लेंगे। बहुत सारे लोगों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी कि हेल्थ का ख्याल रखेंगे, बट इट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ। आई डोंट बिलीव इन न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अच्छा, मैं इसके पीछे मानता क्या ही नहीं इस बात का। वजह ये कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या मतलब, हम साल का इंतजार करेंगे तब रेजोल्यूशन बनाएंगे? एग्जैक्टली। एक तो ये, दूसरा ये कि एवरी डे इज देयर, यू नो, देयर इज नो टुमारो। मैं कल को भी नहीं मानता। जो आपको करना है वो आज से ही करना है और अभी से ही करना है। दूसरा ये कि आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव, देयर इज नो लाइफ विदाउट गुड हेल्थ, एंड देयर इज नो फिजिकल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ विदाउट गुड मेंटल हेल्थ। तो जब तक आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जहां आपकी बोथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वहां चाहे आप अरबपति क्यों ना हो, आपके पास जितना अनलिमिटेड पैसा क्यों ना हो, आप अच्छी जिंदगी खुशी के साथ नहीं गुजार सकते। आई थिंक वो लोग बड़े ब्लेस्ड हैं जिनके पास अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है। उसके बाद आपकी ज़रूरियात क्या हैं? बेसिक ज़रूरियात, एक शेल्टर है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिकली हम कहते हैं, 3 चीज़ें। और इसके बाद अगर आपकी कोई अच्छी कोई रिक्वायरमेंट है तो एक अच्छा दोस्त और कोई अच्छी कहानी सुनाने वाला, ठीक है, जो आपको मॉरल स्टोरीज बताए, जो आपको बताए कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में होती रही हैं लोगों के साथ, और किस तरह से अच्छे अच्छे लोग किस किस तकलीफ़ों से गुजरे हैं, और किस तरह से जो लोग बहुत सब्र करने वाले थे वो अल्लाह के कितने करीब थे, या जो बहुत लकी लोग थे। बात ये है ना कि देयर इज़ नो क्राइटेरिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस तो वही है जब आप शुक्र अदा करते हैं कि आपके पास क्या है इस वक्त, और प्रेजेंट में जो है आप खुश हैं। तो दैट्स द ट्रू हैप्पीनेस यू कैन अचीव, और जिस पे आपका कंट्रोल है। कल की हैप्पीनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो गुजर गई है उसको आप बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। तो जो चीज़ हम ओवर थिंकिंग है ना, क्यों ओवर थिंकिंग है? बात तो ये ना यासिर, ओवर थिंकिंग इज व्हाट वी आर worried about tomorrow, we are insecure about things, we are apprehensive, हम परेशान हो रहे हैं यार कल क्या होने वाला है, कल। और अभी जो हम इस वक्त बैठे हैं और आराम से बैठ के मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, टीवी पर हूँ, लोग सुन रहे हैं, शायद कुछ लोग मेरी बातें, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ अच्छी बातें कर सकता हूँ, और शायद कुछ लोग मेरी बातें सुन के शायद अच्छा महसूस कर रहे हैं। और दिस इज़ ऑल इट्स अबाउट कि ये जो प्रेजेंट है, अभी का ये वक्त है जो मैं गुजार रहा हूँ इस वक्त, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है, मैं समझता हूँ। और जो ये बात समझ जाएं उनको फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा एलाबरेट कर दूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी काम की बात बताई है, वो ये कि ये जो गुजर गया कल, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर है इसको आप भूल जाइए। ये जो अभी मोमेंट आपके पास है ये बड़ा अहम है। दूसरी एक चीज़ जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो बन चुकी है, वो ये कि हमें ज़्यादा का जो चक्कर है ना कि और ज़्यादा मिल जाए, ये परेशान कर रहा है। तो परेशानी को हमने खुद बढ़ाया है। अगर हम अभी इसी मोमेंट ये सोचें कि जो कुछ हमारे पास है हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, इसमें गुजारा कर सकते हैं, तो यकीन करें मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। हम इस
जो हमने अपने गिर्द एक हिसार बना लिया है, इससे बाहर निकल आएंगे और ख़ुद ब खुद आप देखें कि माहौल ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ख़ुद ब खुद ये चीज़ें काम होना शुरू हो जाएंगी, नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। और बाकी जो आने वाला कल है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, तो लिहाजा इसके ऊपर सोचने पे वक्त ना ज़ाया कीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे जी आगे की प्लानिंग और फलाना प्लानिंग ना कीजिए, अभी के बारे में सोचिए। अगर इस मोमेंट से बाहर आ जाते हैं, अगर ये अच्छा गुजर जाता है, तो इससे ज़्यादा और आपके पास कुछ नहीं है और नहीं होना चाहिए। दैट्स अबाउट इट। प्लीज़ ऐसा ही है जी। बिल्कुल। ये हमारे यहाँ शायद ये गलती हो रही है, प्रेजेंट में रहना छोड़ दिया है, या तो पास्ट में रह रहे हैं या फ्यूचर की तरफ नजरें हैं, प्रेजेंट को भूल गए हैं। ये जो हेल्थ की बात है, अच्छा बड़ी अजीब बात है, मैं हर जगह, मुझे ये चीज़ आजकल बड़ी इरिटेट कर रही है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। मैं जब लोगों को देखता हूँ, उनकी ईटिंग हैबिट्स देखता हूँ, उनका लाइफस्टाइल देखता हूँ, उनका रूटीन देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो मुझे चीज़ अब बॉदर करना शुरू कर दी है कि क्यों हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो अपनी हेल्थ है। आई मीन अपने सेलफोन को भी बचाने के लिए उसके ऊपर कवर लगाते हैं, प्रोटेक्टर्स लगाते हैं, लेयर्स लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, बचा बचा के रखते हैं, बट अपनी हेल्थ को ऐसे छोड़ा हुआ है जैसे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हो गया। जो एटीट्यूड हमारा सेलफोन के साथ होना चाहिए वो हम अपनी लाइफ के साथ रखते हैं, जो अपनी लाइफ के साथ होना चाहिए अपने साल को। प्लीज़ इसको चाहूँगा ज़रा एक्सप्लेन करते हैं क्या साइंस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बात तो यही है ना कि कई नफ्सियाती प्रॉब्लम्स शायद हमें हो ही ना अगर हम बेसिक लेवल पे कुछ चीज़ों का ख्याल रख लें। देखिए, हम कितना पानी पी रहे हैं दिन में, क्या खा रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं Right. कितने बजे सो रहे हैं, और क्या ताज़ा आबो हवा ले रहे हैं, ब्रेक्स थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं दिन में जब हमें ज़रूरत है ब्रेक्स लेने की, क्योंकि हम अपने आप को पुश कर रहे हैं। किस लिए पुश कर रहे हैं? कि हमें एक गोल की तरफ जाना है, लेकिन उस गोल को अचीव करना, इज़ इट अ मैराथन और 100 मीटर्स? कि हमें थोड़ी सी दौड़ के रुक जाना है कि ज़िंदगी भर ये चीज़ों को लेके चलना है? जब इसको लेके चलना ही है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ब्रेक लेके चलें, खुशी से चलें। अच्छा, मैं पैशन के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग टू अचीव उसके आउटकम्स। तो पैशन के दो हिस्से होते हैं, एक वो कि आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और दूसरा एस्पेक्ट पैशन का जो आता है वो एंगर से आता है। कभी कभी आप इतने गुस्से में होते हैं कि वो गुस्सा जो है ना, आप उसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं एक चैनल की तरफ कि मैं अब ये करके दिखाऊंगा, अपने आप को प्रूव करूंगा और लोगों को प्रूव करूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो भी एक एस्पेक्ट है पैशन का। बहुत अच्छी बात। तो बात यही है ना कि हमारी बात खैर शुरू हुई थी हेल्थ से और बेसिक उससे कि क्या हम अपना ख्याल रख रहे हैं। मैं समझता हूँ नहीं रख रहे। हम अजीबोगरीब सी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो बेसिक, और ये नहीं कि हमें महंगे महंगे खाने ही खाने हैं, कई चीज़ें बड़ी सस्ती मौजूद हैं। किसी ने मेरे से बात की, यार मैं पतला होना चाहता हूँ, और क्या चीज़, मैं क्या चने कितने के मिलते हैं, चने खाते रहो, मोटे नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और आपको ऐसी गाजरें आजकल माशाल्लाह क्या गाजरें आई हुई हैं, ज़बरदस्त, 25-25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिल रही है। तो आप आराम से काटें, खाएं गाजर। तो एवरी फ्रूट वेजिटेबल हैज़ वाइटामिन्स। ग्रीन्स के अपने फ़ायदे हैं, रेड्स के अपने फ़ायदे हैं। मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के। कहते हैं कि ग्रीन इज़ एट द टॉप, उसके बाद रेड है, उसके बाद जो है ना पर्पल है, और पर्पल के बाद येलो है। These are the colors of the vegetables in terms of importance. कहते हैं ग्रीन जो है वो डिटॉक्स और उसके लिए बहुत अच्छा होता है आपके, रेड्स जो है वो आपके कार्डियक हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जितने पर्पल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छे होते हैं, और जितने येलो कलर के हैं वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वो आपके जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए अच्छे होते हैं, ये कहते हैं। तो आप पढ़ें, और एवरीथिंग इज़ देयर इन गूगल, इन मीडिया। आपको एजुकेशन लेनी है, और एजुकेशन अपने बारे में भी लेनी है ना, कि मैं क्या पीऊँगा, क्या खाऊँगा, कैसे रहूँगा, कितने बजे सोऊँगा, कब उठूँगा, तो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वैसे तो हमारा इस्लाम ही बहुत कुछ सिखा देता है हमें कि हम अगर सुबह फजर पे उठ रहे हैं और ईशा के बाद सो रहे हैं और किस टाइम पे कब क्या कर रहे हैं, तो आई थिंक वी विल बी मच हेल्दियर। लेकिन बात ये है कि हमारी हर चीज़ उल्टी जा रही है। हम रातों को पूरा जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं,
और अच्छी लाइफस्टाइल नहीं ले रहे हैं, और फिर माशाल्लाह से जिस तरह के खाने पीने हम मसालेदार खा रहे हैं, सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, और हर तरह का जहर बेसिकली जो कहते हैं ना कि लाइसेंस्ड जहर है वो हम खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा वही। है और फिजिकली भी और मेंटली भी। कहते हैं कि एल-ट्रिप्टोफैन आपकी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है। केले में बहुत एल-ट्रिप्टोफैन है, दूध में है, मैग्नीशियम पोटेशियम है, कई फ्रूट्स में ऐसी चीज़ें हैं। फिर नट्स ले लें तो बादाम वगैरह उसमें, तो आपकी मेमोरी के लिए, आपकी कंसंट्रेशन के लिए, आपके पॉजिटिव सोचने के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए कई फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो कि आपको बेहतर फील कर सकते हैं। बिल्कुल। अब यही है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जहाँ पे आपका पेट वज़न बढ़ रहा है, आपको गैस ज़्यादा हो रही है, मैदे में ख़राबियाँ हो रही हैं, वज़न बढ़ रहा है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ओवरऑल इट अफेक्ट्स ऑन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होगा, जब पेन मैनेजमेंट इशूज़ आपके आएंगे और आप सही से नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, थोड़ा सा चलेंगे थक जाएंगे, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। चल डॉक्टर साहब, अच्छी डिस्कशन हमारी रही, यकीनन देखने वालों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और समझने का मौका मिला होगा, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि इसके बारे में सोचें ज़रूर और अपनी हेल्थ के बारे में सोचें। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कुछ हो रहा है, यकीनन आज की गुफ्तगू करने का मकसद भी यही था कि इससे ख़ुद को महफूज रखना ज़रूरी है। इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि टीवी के ऊपर जिस तरह आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं, आपके डिप्रेशन में इजाफा होता चला जा रहा है। मैं ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इस वक्त ड्रामास बन रहे हैं, बहुत हार्श लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये इस वक्त ज़रूरी नहीं है। बस इन तमाम चीज़ों से अगर ख़ुद को दूर रखें तो यकीनन चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा कंटेंट है अवेलेबल, यहाँ पर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन दूसरी OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, प्रोडक्टिव चीज़ है, उसको देखिए। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो यकीनन फिर ये आपका जो स्ट्रेस का लेवल है कम होना शुरू होगा, आप बेहतरी की तरफ आएंगे, इसमें नुमाया कमी नज़र आएगी। और ख़ास तौर पे मैं क्योंकि ख़ुद इस मीडिया का हिस्सा हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, जो कुछ दिखाया जा रहा है इससे मज़ीद आपकी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। इससे थोड़ा सा ख़ुद को महफूज रखिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप करते हैं और देखने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा जो कुछ सीख रहा हूँ वो मैं आपसे सीख रहा हूँ, उसके लिए अगेन थैंक यू सो वेरी मच। ये आज का प्रोग्राम था और कोशिश की हमने मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें, ख़ास तौर पे आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं इसके ऊपर बात होती रहती है। और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इस वक्त मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहब नेक्स्ट फ्राइडे को यहाँ पर होंगे हमारे दूसरे सेगमेंट में, तो इंशाल्लाह उनके साथ फिर डिस्कस करेंगे। आप हमें इसी तरह मैसेजेस करते रहिए। प्रोग्राम ख़त्म होता है, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।